हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमिस्ट। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर्स। मुझे पता है बहुत से बच्चे मैथ्स और साइंस पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए मैंने सोचा कि 9th और 10th इवन क्लास 8th के बच्चों के लिए भी मैं वीडियो लेक्चर्स बनाऊं। तो आपको इस चैनल पर मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स और नोट्स, असाइनमेंट सारी चीजें मिलेंगी। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। इस चैनल पर मैं चेतन मिश्रा और कौशिक मित्रा आपके लिए सारी वीडियोस जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 से। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारे लेक्चर सेटअप पर। ओके, तो दुनिया में जितने भी सारे नंबर्स हैं, आप कितने नंबर्स के बारे में सोच सकते हैं? आप बोलोगे मैं सोच सकता हूं 510 माइनस 1632, कुछ भी 1 करोड़ 50 लाख 3012 सोच सकते हैं। तो फिर मैं कहूंगा कि क्या यही सारे नंबर्स पॉसिबल है? क्या दुनिया में और भी नंबर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हमारे पास अगर मुझे टेम्परेचर कहीं का बताना हो तो मैं बोलूंगा इट इज 21.6 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये 21 तो पूरा आया बट 6 पूरा नहीं आया। ठीक है, क्योंकि ऐसे फ्रैक्शंस की भी हमें जरूरत होती है। जैसे किसी बैट्समैन का क्रिकेट में बैटिंग एवरेज, तो बैटिंग एवरेज तो जरूरी नहीं है कि 44 हो, इट कैन बी 44.32। तो 0.32 क्या दिखाता है कि मैं 44 तक तो पूरा जाऊंगा और अगला जो नंबर होगा, जो 45th नंबर होने वाला था, मैंने उसे 100 पार्ट्स में डिवाइड किया और मैंने उसके 32 पार्ट्स निकाल लिए। तो ये बन गया 44.32। राइट, मतलब नंबर्स जितने हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं। एक नंबर होता है पाई। ठीक है, तो पाई को हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में। मतलब नंबर्स बहुत सारे हैं और हम दिमाग में कभी कभी अच्छे से अरेंज नहीं कर पाते कि नंबर्स कितने सारे हैं, ये नंबर कौन सी कैटेगरी में जाएगा। तो अगले 5 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये चीज अच्छे से सिखा दूं। वैसे मैं आप मुझे बोलना थोड़ा सा ऑड लगता है, मैं अपने बच्चों को अपने छोटे भाई बहनों की तरह मानता हूं, तो मैं उन्हें तुम ही कहता हूं, तो मैं तुम्हें भी तुम ही कहूंगा। चलो फॉर्मेलिटी को साइड करते हैं। हाँ बच्चे, तो बताओ नंबर जो होते हैं, नंबर कितने तरह के होते हैं? सबसे ब्रॉड कैटेगरी में अगर हम नंबर्स को डिवाइड करें तो नंबर दो तरीके के होते हैं, रियल होते हैं और इमेजिनरी होते हैं। दो तरह के हुए। इमेजिनरी वाले अभी तुम्हें नहीं पढ़ने हैं, ये पढ़ोगे क्लास 11th में। इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत सीखना चाहोगे तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं कभी तुम्हें थोड़ा बहुत काम चलाऊ ये चीज सिखा दूंगा। अरे क्लास में थोड़े स्टाइल झाड़ेंगे ना। देखो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, तुम्हें थोड़ी आता है। चलो ठीक है, बताना कमेंट में। बढ़िया। रियल नंबर पे हम आते हैं क्योंकि यही हमारा पहला चैप्टर है क्लास 10 का। रियल नंबर्स की बात करेंगे तो रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? पहला होता है रैशनल। रियल नंबर्स दो तरह के ही हो सकते हैं, ये होगा रैशनल या फिर इरैशनल। रैशनल और इरैशनल दो तरह के नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है भाई, रैशनल नंबर्स क्या हो सकते हैं? हर वो नंबर, हर वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। p बाई क्यू को मैं इस कलर से लिखता हूं ताकि नोट्स में दिखे तुम्हें। p बाई क्यू के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट किए जा सके। p क्या है? एक इंटीजर। q क्या है? ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, पर ध्यान देना q कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दोगे ना वो अनडिफाइंड हो जाता है। मतलब उसका कोई वैल्यू हम बता ही नहीं सकते, वो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो जीरो से कभी डिवाइड नहीं करेंगे, ये चीज सीख लो अच्छे से। तो p बाय क्यू के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर्स को। तो कैसे करेंगे हम रिप्रेजेंट? सिंपल है। p बाय क्यू जैसे मैं लेता हूं 10/3। 10/3 क्या हो गया? रैशनल नंबर है ये, क्योंकि हमने इसे एक इंटीजर बाय दूसरे इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे -27, क्या ये रैशनल नंबर है? नीचे तो कुछ भी नहीं है। अरे जिसका कोई नहीं होता उसको कौन होता है? 1 होता है। तो -27/1 ये भी हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, तो ऊपर कुछ भी डाल दो, 243/519, ये भी क्या है? ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं ना वो हमेशा एक फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो इंटीजर्स तो सारे रैशनल नंबर होंगे ही, राइट? और नॉन इंटीजर्स भी होते हैं। इंटीजर्स में क्या हो गया?
इंटीजर्स जो है रैशनल नंबर की दो कैटेगरी हो गई। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स हो गए तुम्हारे सारे ये लाइक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इंटीजर्स में भी आगे कैटेगरी होती है कि कुछ ऑड इंटीजर्स होते हैं, कुछ इवन इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, कुछ नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या कहते हैं? एक नाम है उनका, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। समझ आया? इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इन जीरो ने कहा भाई मैं तो छूट गया, मुझे भी ले चलो, तो जीरो को मिला के हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, नंबर को एनओ लिख देता हूं, चलेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जहां तक गिन सको सारे क्या हो गए? होल नंबर्स। और 1, 2, 3, 4, 0 को छोड़ के वो सारे क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स। मतलब मैं नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर दूं तो बन गया होल नंबर। बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। तो यहां तक अगर हमने समझा कि इंटीजर्स में अलग अलग कैटेगरीज होती है, वो हमने देखा। और कुछ नंबर्स होते हैं जो नॉन इंटीजर्स होते हैं, जैसे मैं बात करता हूं 1/3। ये रैशनल तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं -11/7, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे 201/17। तो जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं ना, जिनका डिनोमिनेटर 1 नहीं हो सकता, वो नंबर्स क्या आ जाएंगे? नॉन इंटीजर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स में क्या होगा? ऐसे नंबर्स जो पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सके, जैसे पाई। अब बोलोगे सर पाई तो 22/7 होता है। गलत, पाई 22/7 नहीं होता। पाई 22/7 के बहुत क्लोज होता है। 22/7 निकालोगे ना और पाई की एक्चुअल वैल्यू देखोगे तो वो एक हद तक ही सेम होती है। एक सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद, डेसिमल के बाद वो सेम नहीं होता। करके देख लेना 22/7 को कैलकुलेट करना और पाई को देखना, तो देखना सारे डिजिट्स वहां पर मैच नहीं करेंगे। पाई के ना 3.14 पाई नहीं होता। 3.14 के बाद बहुत सारे नंबर्स होते हैं, वो कभी रिपीट नहीं होते, रैंडमली वो आते जाते हैं, आते जाते हैं। सो सच नंबर्स आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स। ठीक है, तो पाई ही नहीं, और भी बहुत सारे इररेशनल नंबर्स हैं, जैसे √2 ले लेंगे तो ये 1.4142138 अजीब अजीब रैंडम तरीके से आता जाता है। तो ये सारे आ गए इररेशनल नंबर्स की कैटेगरी में। रूट किसी भी चीज का लो, √5 का लो, लेकिन √9 लोगे तो इररेशनल नहीं होगा, क्योंकि इसका √3 के बराबर होता है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनका रूट लेंगे तो वो इररेशनल नहीं होंगे। या फिर मैं अगर ये ले लूं क्यूब रूट ऑफ, अगर मैं 8 लिखूंगा तो ये रैशनल हो जाएगा, लेकिन मैं क्यूब रूट ऑफ 9 लिखूं क्योंकि 9 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो ये हो जाएगा इररेशनल। ठीक है, तो ये ब्रॉड कैटेगरीज है नंबर की, जिनमें हम अलग अलग कैटेगरीज में नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। आई होप अब सभी लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर कौन सी कैटेगरी में जाने वाला है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर पहुंचाना। वीडियो को लाइक करोगे तो तब जाके इस वीडियो की रीच थोड़ी बढ़ती है। ठीक है, यूट्यूब का एल्गो ऐसा है, क्या करें, हेल्प कर देना थोड़ी। ऑलराइट, चलो। हम्म, तो हमने क्लास 10th में, मतलब ये सब चीजें तो हमने 9th में पढ़ी थी जो मैंने अभी तक तुम्हें बताया, लेकिन हम लोग यहां पर एक बात सुनते हैं, एक एक टर्म बार बार सुनते हैं क्लास 10th के शुरू में, दैट इज कॉल्ड लेमा। LEMMA, लेमा। लेमा क्या है? तो यहां पर सुनोगे यूक्लिड्स लेमा और यूक्लिड्स एल्गोरिथम, दो चीजें हैं। क्या दोनों सेम है? कुछ हद तक हाँ, पूरी तरह से नहीं। क्या सिमिलैरिटी है दोनों में? लेमा, लेमा एक्चुअली एक स्टेटमेंट है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है, जिसको हम यूज करते हैं किसी दूसरे चीज को प्रूव करने के लिए। ठीक है, मतलब लेमा क्या हुआ? लेमा हुआ जैसे, लेमा खुद भी एक प्रूफ है, मतलब खुद भी एक तरह से थ्योरम है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो प्रूवन है। इसको हम यूज क्या करते हैं? लेमा में, लेमा जो होती है ना, हम उसको यूज करेंगे किसी और इंपॉर्टेंट थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ठीक है, और एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम हो गया तुम्हारा किसी चीज को करने का प्रॉपर मेथड, मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये हो गया एल्गोरिथम।
जो बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं उनको पता है, जब हम किसी चीज के एल्गोरिथम की बात करते हैं, हम कहीं पर कोडिंग कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमें ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप उसे उस भाषा में लिखना होता है जिस भाषा में कंप्यूटर को समझ आ जाए। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या हो गया, स्टेप्स हो गए। जैसे मैं बताता हूं, अगर मान लो मुझे कुछ भी करना है, मैं मान लो मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो मेरा इसके लिए कुछ एल्गोरिथम होगा। मैं पहले क्या करूंगा कि पहले अपना सेटअप लगाऊंगा यहाँ पर, फिर मैं सामने में लाइट लगाऊंगा, राइट, मैं लाइट को ऑन करूंगा, कैमरा सेट करूंगा, फिर ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर सेट करूंगा, रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा, उससे पहले लेक्चर की तैयारी करूंगा। मतलब मेरे पास एक सेट ऑफ रूल्स होंगे। इस सेट ऑफ रूल्स को हम कहते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम एक काफी डिस्क्रिप्टिव तरीका है। दोनों में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी कभी कभी हो जाती है, तो लोग कंफ्यूज होते हैं। तो लेमा मैं फिर से एक बार बॉटम लाइन के लिए बता दूं, लेमा क्या है। लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो खुद में सही है, लेकिन उसका यूज हम उससे बड़े बड़े थ्योरम को प्रूव करने के लिए करते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यूक्लिड ने डिवीजन के लिए एक एल्गोरिथम दिया था और डिवीजन के लिए एक लेमा दिया था। सबसे पहले हम लेमा देखेंगे। लेमा क्या बोलता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये कहता है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हो, दोनों हमने यहां पर कैसे इंटीजर्स लिए हैं? हमने दोनों लिए हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, ए एंड बी, तो फिर ये क्या बोल रहा है? तो फिर वैसे इन्होंने लिखा नहीं है यहां पर, ए जो है ना वो बी से ज्यादा होना चाहिए, या चलो नहीं भी हो सकता है, विल सी। वैसे यूनिक इंटीजर्स की बात कर रहे हैं ना, तो ठीक है, ए शुड बी ग्रेटर देन बी, ये हमें यहां पर मानना पड़ेगा। मतलब इसने कहा कि भैया मैंने दो नंबर्स ले लिए, ए इज ग्रेटर देन अगर बी है, तो मैं ए को लिख सकता हूं बी क्यू प्लस आर। यार ये तो गजब हो गया, ये तो कभी याद ही नहीं रहेगा मुझे। अब मैं इतना रटूंगा क्या बैठ के? रटना बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज अगर मैं कहूं कि तुमने पढ़ी है पहले से, क्या बोलोगे? तुमने ये चीज पहले से पढ़ी है, ये क्या है? क्या अगर मैं 8 को, अगर मैं 17 यहां पर लिखूं डिवीजन में, और यहां पर मैं 8 लिखूं, तो क्या होगा? यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा, और ये 1 रहेगा। तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या मैं इसे 8 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकता हूं? ये क्या हो गया? 17 इज वॉट? 17 इज द डिविडेंड। 8 क्या है? 8 है डिवाइजर, 2 क्या है? कोशेंट, और 1 क्या है? रिमाइंडर। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। यहां पर ए किस चीज को कहा जा रहा है? ए कहा जा रहा है डिविडेंड को। इक्वल टू बी क्यू। बी क्यू क्या हो गया? बी इज द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा डिवाइजर। और देखो उन्होंने हिंट पहले से दे दिया था, क्यू इज द कोशेंट, तो इसलिए क्यू से रिप्रेजेंट किया है। प्लस आर क्या है? रिमाइंडर। और रिमाइंडर क्या होना चाहिए? रिमाइंडर किससे छोटा होना चाहिए? डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, राइट। मतलब यहां पर अगर हम कोई भी वैल्यू लाइक यहां पर मान लो होता 27, तो क्या मैं 2 से करके यहां 13 छोड़ सकता था? क्या ये सही होता? नो, ये गलत होता, राइट। तो ये गलत होता, तो इसलिए मुझे क्या करना होता? यहां पर मुझे 3 से इसको कैंसिल करना होता, सो दैट यहां पर जो नंबर बचे वो 8 से कम हो। ये हमेशा डिवाइजर से कम होना चाहिए। यही यहां पर जो सेकंड स्टेटमेंट तुम्हें दिख रहा है ना, ये वही कहता है। मतलब कोई भी मैं दो नंबर्स ले लूं, जैसे मैंने यहां पर मान लो 97 ले लिया, दो नंबर्स है 97, और मैंने दूसरा नंबर ले लिया यहां पर, कुछ भी ले लेते हैं, लेट अस से वी हैव टेकन 13। ये दो नंबर्स है हमारे पास। इन दोनों को हम यूक्लिड्स लेमा के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं? तो इसके लिए तुम सीधा इसको लिखोगे, वैसे ऐसे भी लिख सकते हो। 97 की वैल्यू क्या होगी? 13 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 97 के आसपास जा पाए, उससे ज्यादा नहीं जाना है। तो 13 678, 13 7 91, सो इसको मैं 13
इंटू 7 करूंगा, 91 हो गए, कितने बच गए 6, तो +6 कर देंगे, राइट। तो ये हो गया यूक्लिड्स लेमा, यही कहता है कि दो नंबर्स अगर हो, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, बड़े वाले को लिखेंगे इस साइड और फिर छोटे वाले नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो बड़े वाले नंबर के जस्ट पीछे आ जाए, जस्ट पहले रहे, और जो बच गया रिमाइंडर उसको हम ऐड कर देंगे। तो कौन सी बड़ी बात हुई भाई, ये तो हम जानते ही थे, लेमा यूक्लिड, बाप रे बाप, क्या लिखा हुआ था, लोग तो डरेंगे ही ना, मैं भी बचपन में डर गया था, पता नहीं क्या है, लेकिन आई होप अभी सबको ये चीज अच्छे से समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ना है, चलो भाई। हाँ, तो ये यही है, डिविडेंड इज डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही चीज को यूक्लिड्स लेमा बोल रहा है, और ये हमारे काफी काम आती है। मैं कोई भी दो नंबर्स ले सकता हूं और उसे लेमा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि दोनों नंबर्स क्या होंगे, एक तो कोई बड़ा होगा ना, एक तो छोटा होगा, तो बड़े वाला इक्वल टू, फिर बाकी उसको हम डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिख सकते हैं। बड़े वाले से मतलब जो भी जैसे मान लो मैंने कुछ भी लिया यहाँ पर 189 लिया और यहाँ पर मैंने लिया 101, तो मैं क्या करूंगा, 101 से डिवाइड करूंगा 189, राइट। तो ऊपर में 1 101, यहाँ आ गया 88, 88 तो छोटा है 101 से, तो काम खत्म, काम खत्म, आ गया आंसर। यहां पर क्या हो जाएगा, 101 को क्या लिखेंगे, सॉरी 189 को क्या लिखेंगे, 101 इंटू 1 प्लस 88, काम खत्म, आ गया लेमा के फॉर्म में। जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है इतना ही कहता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर बराबर डिविडेंड, काम खत्म, और कुछ डालना ही नहीं दिमाग में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है, ये तुम्हें एचसीएफ निकालने का एक तरीका देता है। एचसीएफ निकालने का तरीका, ये कैसे, एचसीएफ तो हम निकालते थे पहले अपने पुराने वाले तरीके से, बिल्कुल अपने पुराने वाले तरीके से हम एचसीएफ को निकाल सकते हैं, कई सारे तरीके हैं, लेकिन अगर हम यहां पर बात करें कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम कैसे एचसीएफ निकाला तुम्हें सिखाता है, वो मैं तुम्हें यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है। तो उसका तरीका क्या होता है, मैं करके दिखा देता हूं ताकि तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी मिले। अगर मुझे दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, राइट, एक तो होता है कि फैक्टर वैक्टर निकालो, लंबा चौड़ा मेथड करो, वो तरीका है, लेकिन हम मतलब यूक्लिड्स लेमा के हेल्प से ना एचसीएफ आराम से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एल्गोरिथम क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमें एचसीएफ निकालने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, राइट। तो इसके लिए क्या करना होगा तुम्हें, यहां लिखना होगा 4052, छोटे नंबर को पहले लिखो, बड़े नंबर को यहां पर लिखो 12576, ठीक है। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 4000 इंटू 3 12,000 हो गया, 50 इंटू 3 150 हो गया। तो थोड़ा जल्दी थोड़ा जल्दी से हमें मल्टीप्लाई वगैरह करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो 156, डोंट वरी, सिखा दूंगा मैं, चैनल पे बने रहना। दोनों को कर देंगे हम माइनस, तो 6 में 6 गया 0 2 4 से 420, बाकी तो कट गए, बाकी कट गए, तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये, वी विल ब्रिंग 4052 यहां पे, 4052, इसको हम लेके आ जाएंगे यहां पर, और फिर अब हम चेक करेंगे कि क्या 420 से ये कटने वाला है। तो 420 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई थिंक यहां पर हमारी बात थोड़ी बहुत बन सकती है। कैसे बनेगी, 420 को 9 से पता कैसे करते मल्टीप्लाई, ऐसे, इसकी तो मुझे शक्तियों का पहले अंदाजा ही नहीं था, 3780, राइट। तो 9 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर आ जाएगा 3780, ठीक है भाई। 3780 में इसको माइनस करें तो क्या बचेगा, ये तो बात है, चलो करके देख लेते हैं, कौन उतना फालतू में करे। क्या करना है हमको, 4052 में 3780 को माइनस करना है, 4052 माइनस 3780, 272, ठीक है भाई। अब मैं मेंटली करके सबको डराना नहीं चाह रहा हूं, तो मैं भी आम इंसान की तरह इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, 272 आ गया। अच्छा,
272 420 से छोटा है, तो हम यहां ले आएंगे 420। 272 1 में जाएगा तो 272 गया। 420 में अगर हम 272 माइनस करेंगे तो अब इतना हमें करना चाहिए, 28 प्लस 20 प्लस 100, तो 148 हो गया। तो मुझे यहां पर लिखना चाहिए 148। कुछ नहीं करना, फिर उठा के इसको उठा के यहां ले आना है, मतलब 272। फिर ये 1 बार में कटेगा ना, 1 बार में अगर कटेगा तो ये आ गया 148। 148 हो गया तो क्या हो गया, 296 2 से हो जाता, तो 1 बार में ही करेंगे। और 40 है तो 124 यहां पे आ गया 124। ठीक है भाई, उठा के डाल दो यहाँ पे 148। 148 डालोगे, एक बार में कटेगा 124, तो नीचे आ जाएगा 24। ठीक है, अच्छा ये तो शायद मेरे तरफ आ रहा है, आई होप मेरे पीछे नहीं आ रही है। तो 24 आ गया, तो 24 के नीचे अब फिर उठा के इसको लिख देंगे 124। ठीक है, 24 इंटू 4 क्या हो गया 96। 5 से करेंगे, 5 से कर दें तो ये हो गया 120। नीचे क्या बच गया 4। ठीक है भाई, अब लगता है हो गया काम 24, राइट। तो 6 करेंगे तो 24 हो गया, और यहां बच जाएगा 0। क्या बच गया, 0 बच गया। 0 बचने से क्या होगा, तो इसका एचसीएफ क्या आना चाहिए, जो लास्ट ये था ना, दैट विल बी द HCF of 4052 and 12576। 4052 और 12576 इसका HCF हो जाएगा 4। ठीक है, कुछ नहीं करना है हमें, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम यहां पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब डिवाइड करने के तरीके को ही वो लेमा के फॉर्म में हम बताते हैं कि यही लेमा है। एनीवे थोड़ा साइड कर दूं मैं। तो ये तरीका होगा इन दोनों के एचसीएफ को निकालने का। एक तरीका था कि दोनों को हम फैक्टर्स के फॉर्म में दिखाएं और फिर ढूंढें कि सारे मतलब सारे प्राइम नंबर्स का पावर के फॉर्म में लिखें और फिर देखें कि उसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है। ठीक है, तो बट अभी उतना हमें लफड़ा नहीं लेना। वी जस्ट हैव टू सी व्हाट इज द लास्ट डिवाइजर। ठीक है, आखिरी डिवाइजर तक हमें जाना है, और इस केस में जो एचसीएफ आने वाला है वो रह जाएगा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल कई सारे पूछे जाते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो कहा गया कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अच्छा तो ऑड इंटीजर्स किस फॉर्म के होते हैं, ऑड इंटीजर्स होते हैं किस फॉर्म के, 2n+1 के फॉर्म के। चलो मैं बताता हूं कैसे। अच्छा, तो मान लो मैंने कहा कि a इज सम पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, तो अगर मैं a को लिखता हूं 4q प्लस r के फॉर्म में। ठीक है, तो a को अगर मैंने लिखा 4q प्लस r के फॉर्म में, तो ये r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये r की वैल्यू 0 से लेकर 4 के बीच में होनी चाहिए। मतलब 0 1 2 3 तक ये हो सकता है, राइट। तो a की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, a की पॉसिबल वैल्यू हो गई एक हो गई 4q, फिर हो गई 4q प्लस 1, फिर हो गई 4q प्लस 2, और हो गई 4q प्लस 3। ये वैल्यूज a की पॉसिबल हो रही हैं अगर मैं a को इस फॉर्म में लिख रहा हूं तो। a को मैं लिख रहा हूं 4q प्लस r के फॉर्म में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके, और a की ये पॉसिबल वैल्यूज मेरे सामने आ रही हैं। लेकिन यहां पर अगर चेक करोगे तो ये जो 4q है ना, क्या ये ऑड हो सकता है, मतलब मैं किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर ले लो, 3 ले लो, इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 12 हो जाएगा, दिस बिकम्स इवन। ठीक है, और मतलब सिंपली ये जो 4q है ना, दिस इज डिविजिबल बाय 2। 4q 2 से डिविजिबल है, तो ये 2q हो गया, मतलब ये ऑड नहीं हो सकता, ये हमेशा इवन है। ठीक है, 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 ऑड हो सकता है क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। 4q प्लस 2 इसे भी मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या आ गया 2q प्लस 1, मतलब ये 2 से डिविजिबल है।
तो ये नंबर भी क्या हो गया, इवन हो गया। मतलब हम किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 4q+1 या 4q+3 के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? 4q+2 और 4q इज दे आर नॉट वैलिड रिप्रेजेंटेशंस। क्लियर? ओके। उसके बाद है आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number. ठीक है, तो यहां पर आर्मी कंटिजेंट है 616 मेंबर्स का। ठीक है, शुरू में 32 मेंबर्स हैं, मतलब ऊपर में सामने मेरे को 32 मेंबर चाहिए आर्मी के, और इसमें पीछे क्या होने चाहिए, पीछे होने चाहिए हमारे पास 616 मेंबर्स। ठीक है, तो फिर क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। हमें ये जो कॉलम्स होंगे ना, मतलब इसका एक कॉलम होगा, इसके पीछे यहां कॉलम, यहां, फिर यहां, मतलब ऐसे करके मुझे कॉलम्स बनाने हैं, राइट। मतलब ये एक लाइन बनी है, तो इसके सामने बैंड वालों की लाइन होगी, फिर नॉर्मल आर्मी की लाइन होगी, ऐसे करके हमें लाइंस बनानी है। तो कितनी सारी लाइंस हम मैक्सिमम बना सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइंस तो दोनों में हमें यहां पर फिक्स करनी है कि भाई, इसको मैं दूसरे तरीके से भी बता सकता हूं, पहले हम एचसीएफ के तरीके से देखते हैं, राइट। तो 32 में क्या करना है, मतलब यहां पे आर्मी वाले होंगे ऐसे, ये शुरू में बैंड वाले होंगे, जितने भी हो, जितने भी बैंड वाले हो, वो सब सामने होंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, मतलब यहां पर मैं इसे, अगर मैंने कहा कि एक लाइन में एक्स नंबर ऑफ लोग हैं, ऐसे ऐसे वाई नंबर ऑफ लाइंस हैं, तो मैं कहूंगा एक्स इंटू वाई क्या होना चाहिए, 32। सेम चीज यहां पर भी होनी चाहिए। तो यहां पर नंबर ऑफ लाइंस मुझे निकालनी है ना, तो नंबर ऑफ लाइंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यहां पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स यहां पर निकालने हैं। तो सिंपल चीज है, 32 और 616 का हम एचसीएफ निकालेंगे, राइट। मैं एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा, तुम्हें ज्यादा फील आएगी। एचसीएफ में क्या करेंगे हम, एचसीएफ ऑफ 32 एंड 616 क्या करेंगे, 32 616, राइट। सो 32 आई थिंक 32 इंटू, अगर हम 20 करें तो, या चलो ऐसे ही देख लेते, 32 आई थिंक इंटू 1 करेंगे तो यहां पर आएगा 32, तो 61 -32 कितना हो गया, 29, 296, एंड उसके बाद क्या आएगा, 32 इंटू 9 करें तो कितना हो जाएगा, आई थिंक दैट इज 288। 32 इंटू 9 इज 288, तो 9 से कर दें हम, दिस बिकम्स 288, तो यहां पर 8 बच जाएगा, और फिर यहां हम ले आएंगे 32, तो दिस इज 4, और डिवीजन यहां पर हो गया खत्म, तो यहां पर आंसर कितना आ रहा है, 8। बोलोगे सर मतलब फील नहीं आई, मतलब 8 कैसे हो गया, मतलब मैं समझाता हूं। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, टोटल 8 लाइंस हम आर्मी की बना सकते हैं, मतलब बैंड वालों की, पहले 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइंस बन गई। मैं 8 लाइंस अगर बनाऊंगा ना, तो मैं यहां पर हर लाइन में क्या करूंगा, ऐसे ऐसे 4, और मैं ऐसे ऐसे 8 लाइंस बना सकता हूं। ठीक है, और यहां पर भी मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे ऐसे 8 लाइंस बना सकता हूं, मतलब 8 लाइंस आर्मी की भी बना सकता हूं। और एक लाइन में कितने लोग आएंगे, एक लाइन में कितने लोग आएंगे वो देख लो, यहां पर अगर वाई लोग होंगे तो 8 इंटू वाई होना चाहिए 616 के बराबर, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 616/8, तो 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 7 जा 56, 5 6 तो 77, तो एक लाइन में 77 लोग आएंगे, तभी जाकर ये प्रॉपर, जितने सारे लाइन इन बैंड वालों के होंगे उतने सारे इनके भी होंगे। हम दो लाइन भी बना सकते थे, ठीक है, मतलब 32 मेंबर्स वाले हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अच्छा बैंड वाले ना दो लाइन में लग जाओ, 16 16 के दो लाइन में, और 616 वाले क्या कर सकते हैं, मतलब 308 और 308 के दो लाइंस बना सकते हैं।
ये भी चलेगा, लेकिन हमसे कहा गया कि कितने सारे लाइंस तक, इवन 4 भी चलेगा। आगे हम लोग 4 लाइन अगर बनाते हैं बैंड वालों के, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, हर लाइन में 8-8 लोग रहेंगे। और पीछे भी इनको अगर हम 4 लाइन से डिवाइड कर दें, तो 4 लाइन में डिवाइड करने पे क्या होगा, 616 को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे, दैट बिकम्स 154। मतलब 154 लोग हर लाइन में आ सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी थी। लेकिन हमें क्या इससे बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितने बन सकते हैं। तो हमने देखा भैया यहां पर अगर मैं 8 लाइन से बना दूं ना, 3 4 5 6 7 8, और पीछे भी क्या होगा, 8 लाइंस बन सकती हैं। तो इसमें हमने देखा कि भाई यहां भी काम चल जाएगा, सारी लाइन में 4-4 लोग आ गए, और यहां पे अगर 77 लोग आ गए। इससे ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस तुम नहीं बना सकते। इससे ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस बनाओगे तो ये काउंटिंग बिगड़ जाएगी, किसी लाइन में ज्यादा लोग आ जाएंगे, किसी लाइन में कम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर एचसीएफ का काम आता है। हमें सबसे बड़ा फैक्टर चाहिए जो जो दोनों का फैक्टर हो। ठीक है, जिससे मैं दोनों को डिवाइड करूं तो मुझे इंटीजर मिले। ओके, तो इसीलिए हमने यहां पर एचसीएफ का यूज किया है। आई होप सबको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, जहां दिक्कत हो कमेंट्स में बताना, राइट। मैं उस पार्ट पे दोबारा एक वीडियो कभी बना दूंगा ताकि तुम्हें अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। हाँ, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1। ठीक है, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हो, वो या तो 3m के फॉर्म में रहेगा या फिर 3m plus 1 के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, चलो भाई कोई बात नहीं। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, मान लो a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं पॉजिटिव इंटीजर को किस फॉर्म में लिख सकता हूं, मैं पॉजिटिव इंटीजर को लिख सकता हूं बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। ठीक है, ये किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को लिखने का तरीका होगा। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अच्छा एक मिनट मुझे पता है, अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड करने की कोशिश करूं तो क्या हो सकता है। अगर मैं हर पॉजिटिव इंटीजर को 2 से या फिर चलो 3 से डिवाइड करने की कोशिश करूं तो क्या मिल सकता है मुझे, देखते हैं। तो मैं इसे 3q प्लस आर लिखूंगा। आर की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, मतलब मैं किसी चीज को 3 से 2 नहीं, सॉरी यहां 3 होना चाहिए। अगर मैं किसी चीज को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा मतलब जो रिमाइंडर है वो या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा या फिर 2 मिलेगा। 3 तो नहीं मिल सकता, 3 मतलब 0 हो गया। तो रिमाइंडर मुझे 0 1 2 मिलना चाहिए अगर मैं किसी भी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तब। बढ़िया, तो यहां पे मुझे इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो मैं ए का अगर स्क्वायर करूंगा तो ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये मिल जाएगा 3q प्लस आर का होल स्क्वायर। 3q प्लस आर का स्क्वायर क्या हो गया, 9q स्क्वायर प्लस आगे 6qr प्लस आर स्क्वायर। 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, पॉसिबिलिटीज हैं कि आर की वैल्यू यहां पर 0 हो सकती है। अगर आर की वैल्यू यहां पर 0 हो गई तो पॉसिबिलिटीज में चेक करता हूं, अगर आर की वैल्यू यहां पर 0 हो गई तो मैं देख सकता हूं ना, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 9q स्क्वायर हो गई, तो क्या मैं इसे 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख ही सकते हैं ना, 3 इंटू 3q स्क्वायर। तो 3q स्क्वायर क्या हो गया, 3q स्क्वायर को मैं कह सकता हूं, q अगर कोई भी इंटीजर है तो 3q स्क्वायर भी कोई इंटीजर होगा, तो मैं इसे m कह सकता हूं। मतलब ये 3m के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है। समझ आ रहा है। उसके बाद अगर हम r को 1 या 2 पुट करें, दोनों में से कुछ भी पुट करें, तो अगर मैं r को 1 या 2 पुट करता हूं, लेट अस से कुछ भी करो, कुछ भी करके देख लो, एक ही टाइप का रिजल्ट आएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये पहला यहां पर देखो, क्या मैं यहां पर 3 कॉमन ले सकता हूं, क्यू स्क्वायर प्लस 2q, अगर हमने सॉरी 3 कॉमन निकाल लिया तो क्यू स्क्वायर प्लस 2qr प्लस आर स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर को।
ठीक है, तो हमें चाहिए ये 3m+1 के फॉर्म में। अच्छा, 3m+1 के फॉर्म में हमें ये चाहिए, तो पहले चलो r को 1 पुट करते हैं। तो r को अगर हम 1 पुट करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2q, और यहां आ जाएगा +1। तो ये भी एक इंटीजर हो गया ना। q अगर एक इंटीजर है तो q को स्क्वायर कर दो, फिर 2q ऐड कर दो, तो वो भी इंटीजर ही रहेगा। तो ये तुम्हें क्या मिल रहा है, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m+1। m रिप्रेजेंट सम इंटीजर, तो q अगर एक इंटीजर है तो q² + 2q भी इंटीजर होगा। ठीक है, तो हमें वो इस फॉर्म में मिलने वाला है। तो ये कब हमने चेक किया, जब हमने r को 1 पुट किया। ठीक है, r को 2 पुट करके भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या वो इसी फॉर्म में आ रहा है। तो बहुत बढ़िया बात है, r को मैं अगर 2 पुट कर दूं तो हमें ये क्या मिल रहा है, ये एक्सप्रेशन a² की वैल्यू, a² में मिल जाएगी 9q² प्लस r को 2 पुट करने पे 12q प्लस 4। 4 को क्या मैं 3+1 लिख सकता हूं। अब बोलोगे सर आपको क्या सपना आ रहा है, आप 3+1 लिख रहे हो। आपको भी आ जाएगा ये सब, एक बार प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तब। ठीक है, तो 4 को अब मैंने 5-1 क्यों नहीं लिखा, रीजन है क्योंकि मुझे 3 के फॉर्म में ना इसे तोड़ना था, मुझे 3 कॉमन निकालना है। तो 5 में तो मैं 3 कॉमन निकाल नहीं सकता था, राइट। तो मैंने 3 कॉमन निकाला, मुझे क्या मिल गया, q² प्लस 4q+1। अगर q इंटीजर है तो मैं उसे स्क्वायर करके 4 से ऐड कर दूं, यहां पे q को कोई भी इंटीजर के फॉर्म में पुट कर देना, वट एवर यू पुट। ठीक है, ये इंटीजर आउटपुट ही देगा। तो फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, 3m+1। मतलब m रिप्रेजेंट सम इंटीजर, m कुछ भी हो सकता है लेकिन इंटीजर होना चाहिए। तो वो हमें यहां से दिख रहा है कि ये भी इसी फॉर्मेट में आ रहा है। मतलब जो ऑड इंटीजर के स्क्वायर होंगे ना, वो या तो 3m के फॉर्म में होंगे या फिर 3m+1 के फॉर्म में होंगे। 3m+2 के फॉर्म में कोई भी ऑड इंटीजर का स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, और मैं बोलोगे मैंने यहाँ पर 3q+r क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर मुझे पता है जो मुझे फाइनल फॉर्मेट चाहिए ना, वो 3m या 3m+1 के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहां पर इसको उस फॉर्म में पुट कर दिया। ठीक है, चलो। तुम ऑड इंटीजर को 2n+1 के फॉर्म से भी शुरू कर सकते थे, तो उसका भी स्क्वायर करके चेक कर लेते कि तुम्हें क्या मिलने वाला है, राइट। तो अलग तरीके से भी थोड़ा ट्राई कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन के लिए ये तरीका ज्यादा सूटेबल है। ऑलराइट, चलो भैया, फिर आता है फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या बोलना है इसका, पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, थोड़ा भारी भरकम सा दिख रहा है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। बाप रे बाप, एक मिनट थांबा थांबा। सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पर दो टर्म आ गए, प्राइम और कंपोजिट। क्या अंतर है दोनों में, प्राइम नंबर्स में और कंपोजिट नंबर्स में। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स हैं जो या तो खुद से या वन से, इन्हीं दोनों से डिवाइड हो सकते हैं और किसी भी चीज से डिवाइड नहीं हो सकते, इनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, राइट। जैसे हो गया 1 2 3, पहले तीन तो प्राइम ही है। ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सारे हो गए प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या हुए, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों, जैसे 6 हो गया, 4 हो गया, 12, राइट, 15, 21, ये सारे हो गए कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर करके ना हमें कंपोजिट नंबर्स मिलते हैं, यही कह रहा है ये। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। मतलब क्या बोल रहा है, जैसे मान लो 40 है, समझाता हूं अच्छे से। 40 को हम क्या लिख सकते हैं, तुम तोड़ते जाओ इसको। 40 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 5, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 2³ into 5, ये हो गया 40। तो इसका कहना है कि ये जो 40 है ना,
ये 2 क्यूब इंटू 5 में लिखा, दुनिया में ऐसा कोई और नंबर नहीं हो सकता जो 2 क्यूब इंटू 5 के बराबर हो। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 हमेशा 40 ही देगा। सुन के ऑब्वियस लगता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मतलब मैं अगर ये सारे प्राइम नंबर्स लू, मैं 2 को 3 बार ले लूं और एक 5 ले लूं ना, वो मिलके हमेशा 40 ही बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएगा। मैं चाहूं तो इसका सीक्वेंस चेंज कर सकता हूं, मैं इसको 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, मैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 लिख सकता हूं, आंसर हमेशा 40 आएगा। इन सारे नंबर्स से हमें मल्टीप्लाई करके कुछ और नहीं मिल सकता, सिर्फ 40 मिल सकता है। सेम 84 को देखें, 84 को क्या करेंगे हम, फैक्टर्स में तोड़े। अब देखो इसको तुम 2 इंटू 42 लिख सकते हो, लेकिन 42 इज नॉट अ प्राइम नंबर, मुझे 42 को तोड़ना पड़ेगा। फिर मैं उसे लिखूंगा, 42 को लिखूंगा 2 इंटू 21। फिर मैं कहूंगा 21 क्या प्राइम है, नहीं 21 भी प्राइम नहीं है। 21 क्या हो गया, 3 इंटू 7। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84। मतलब 84 एक कंपोजिट नंबर है, हम उसे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक प्राइम नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या हमने 2 को कितने बार रिपीट किया, 2 को 2 बार रिपीट किया, 3 को एक बार किया, तो पावर चढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, चलेगा ऐसे ही। और यहां पर रहेगा 7। तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया 84। 250 को करना चाहें तो हमने कहा कि भैया ये तो 2 इंटू 125 हो जाएगा। 125 क्या है, 125 तो प्राइम नहीं है, तो 125 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू 25। 25 भी प्राइम नहीं है, तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 5। तो इससे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 क्यूब। ठीक है, 2 इंटू 5 क्यूब अगर से अगर हम 1 2 लें और 3 5 लें, दोनों को अगर सबको हम कंबाइन करें, सबको मल्टीप्लाई करें, तो 250 ही मिल सकता है, और कुछ नहीं मिलेगा। तुम याद चाहो तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करो, या 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 करो, जो ऑर्डर में मन करे वो ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, यू विल ऑलवेज गेट 250। यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इस लाइन को दोबारा पढ़ो, अच्छे से फील आएगी। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब ये जैसा आधार नंबर होता है ना इंडिया में, एक बंदे का एक होता है, राइट, तो वो यूनिक है। फिंगरप्रिंट वो यूनिक होती है। तो इसी तरह से 40 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे ना, वो भी यूनिक होंगे। मतलब 3 बार 2 और 1 बार 5 में लेना है। सीक्वेंस में चाहे उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, हमें 40 मिलेगा सबको मल्टीप्लाई करके, बराबर। चलो भैया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, आई होप ये थोड़ा बहुत सबको क्लियर है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। मतलब वही जो मैंने दिखाया यहां पर, जैसे मैं 48 लिख रहा हूं, तो 48 को मुझे क्या लिखना चाहिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक और 2 इंटू 3। मतलब यहां पर मैं ऑर्डर्स को उल्टा पुल्टा कर सकता हूं, लेकिन प्राइम फैक्टर्स को हम बदल नहीं सकते। मतलब मुझे 4 2 मिले और एक 3 मिले, तो उससे हमेशा 48 मिलेगा। सीक्वेंस तुम चाहे कुछ भी कर लो, सीक्वेंस को अलट पलट सकते हो, दिस इज अलाउड, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, चलो भैया, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, कंसीडर द नंबर्स 4 टू द पावर n। n इज अ नेचुरल नंबर, मतलब 4 का पावर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर्स की बात की गई है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद अ जीरो डिजिट। क्या 4 टू द पावर n जीरो के एंड में क्या कभी जीरो आ सकता है, ये पूछा गया। तो आप बोलोगे सर क्या हम ऐसा करें कि n को 1 पुट करें तो 4 हो गया, 2 करें तो 16 हो गया, 3 करें तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64 हो गया। तो क्या ऐसे हम करते जाए और फिर चेक करें कि जीरो आएगा कि नहीं आएगा? नो। हमें क्या करना है, अगर हमें चेक करना है कि ये एंड में जीरो आएगा या नहीं आएगा, सोचो कि वो किस चीज से डिविजिबल होना चाहिए। वो कौन सी चीज से डिविजिबल, देखो 4 टू द पावर n है, तो मैं 4 4 4 4 को मल्टीप्लाई करूंगा, एंड में कभी कोई ऑड नंबर नहीं आ सकता, राइट। मतलब आखिरी डिजिट जैसे मान लो 0 1 2 3
मैं लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूं, 4 5 6 7 8 9। मैं इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इवन नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो लास्ट में क्या क्या नहीं हो सकते वो हम हटा देते हैं। 9 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता। ये सारे नंबर्स लास्ट में नहीं हो सकते। तो लास्ट में क्या क्या हो सकता है? इवन नंबर्स जो हैं वो हो सकते हैं। पूछा गया कि भैया जीरो होगा या नहीं होगा। अच्छा, जीरो होगा या नहीं होगा? जीरो यहां पर देख लेते हैं। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं, अगर यहां पर जीरो आ गया तो मतलब ये नंबर 10 से डिविजिबल होना चाहिए। द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 10। अगर जीरो आ गया तो बहुत बढ़िया। मैं कह सकता हूं कि अगर इफ 4 to the power n has a zero at the end, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए? इट दिस शुड बी डिविजिबल बाय 10। मतलब मैं 10 में अगर कोई नंबर के मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये 4 टू द पावर n होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो चेक करते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है। तो 4 को लिख सकते हो 2 इंटू टू पे पावर n। तो इसको 2 इंटू टू को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर। मतलब ये बेसिकली हो गया 2 पे पावर 2n, राइट। मतलब ये हुआ क्या? दिस इज 2 इंटू टू कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 2n बार। आई होप मेरे पीछे नहीं आ रही है। हाँ, 2 को हमने 2n बार मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनली हमें मिल गया ये 10 इंटू के बराबर होना चाहिए, ऐसा हम क्लेम कर रहे हैं। सारे क्लेम सही तो नहीं होते। तो k की वैल्यू क्या होगी? k की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू टू कितनी बार? 2n टाइम्स डिवाइडेड बाय, क्या करना है हमको? इसको डिवाइड करना है किससे? डिवाइड करना है 10 से। 10 से डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा? 2 इंटू 5 करना होगा ना। तो ये 2 और ये 2 हो गया कैंसल। 2 को तो कोई ना कोई कैंसिल कर देगा। कौन बेचारा अनाथ बच गया यहां पर? 5। क्या ऊपर में कहीं 5 आने वाला है तुमको लग रहा है? ऊपर में नो 5, 5 यहां पर नहीं आएगा। तो ये कैंसल आउट हो ही नहीं पाएगा। तो के जो है ना, दिस कैन नॉट बी एन इंटीजर। मतलब के का कोई भी इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। विच मीन्स, मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं के यहां पर इंटीजर नहीं हो सकता। दैट मीन्स 4 टू द पावर n कभी भी 10 से डिविजिबल नहीं हो सकता प्रॉपर्ली। तो 4 टू द पावर n अगर 10 से डिविजिबल नहीं हो सकता, मतलब लास्ट में जीरो आ ही नहीं सकता कुछ भी करके। ठीक है, तो ये चीज हमें यहां पर देखनी होगी। 10 से डिविजिबल होता तो हमने दिमाग लगाया कि भाई अच्छा जीरो है तो 10 से कटेगा। 10 से कट नहीं रहा है यहां पे। तो चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ एन। नो, एन का कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए लास्ट में जीरो है। ठीक है, ओके। एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, क्या है ये? फाइंड एचसीएफ एंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऑल्सो फाइंड देयर एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है पहले मैं बताता हूं। एक तो एचसीएफ निकालने का तरीका हमने सीखा, वो लेमा लेमा वाले मेथड से। एक हमने यहां पर देखा, ये जो 96 है ना और जो 404 है, इन दोनों को हमें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में पहले लिखना होगा। तो 96 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 48। 48 को लिखेंगे 2 इंटू 24। 24 को 2 इंटू 12। तो 16 इंटू 6 है ना ये, तो 16 हो गया 4 बार 2 और 6 हो गया 1 2 और 3। तो सही सही है ना, 32 इंटू 3 या 96। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 1। ये हो गया क्या? दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96। 404 को क्या लिखोगे? 404 हो गया 2 इंटू 202। ठीक है, 202 को लिख सकते हैं 2 इंटू 101।
क्या 101 एक प्राइम नंबर है? क्या किसी चीज से ये डिवाइड हो सकता है? करके देख लो। 101 तो मुझे किसी चीज से डिवाइड होता हुआ तुम्हें दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। सो 101 इज अ प्राइम नंबर, तो मुझे इसको लिखना चाहिए। मैं इसे सीधा लिख दूंगा 2 पे पावर 2 इंटू 101 पे पावर 1। यहाँ पे कोई मतलब प्राइम नंबर ही होना चाहिए, 102 नहीं होना चाहिए, फिर उसे मुझे तोड़ना पड़ जाता प्राइम के फॉर्म में। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ना भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही हमने किया। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना, एकदम अच्छे से सिखा दूंगा, हमेशा के लिए समझ जाओगे। हमें क्या करना है ना, हमें सब HCF LCM दोनों में जो बीच में C है ना, उसका मतलब होता है कॉमन। कॉमन कॉमन मतलब हमें वही सारे प्राइम नंबर्स चाहिए जो दोनों में प्रेजेंट हो। जैसे 2 क्या है, 2 यहां पर भी प्रेजेंट है, यहां पर भी प्रेजेंट है, तो मुझे 2 चाहिए। मान लो मैं पहले निकाल रहा हूं HCF, तो मुझे 2 चाहिए। ठीक है, क्या मुझे 3 चाहिए? नहीं, क्योंकि 3 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है। तो मुझे वैसे ही प्राइम नंबर्स देखने हैं सबसे पहले जो दोनों में प्रेजेंट हो। जो दोनों में नहीं है उनका यहां पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, HCF निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, हमें कॉमन वाले प्राइम नंबर्स चाहिए, और कॉमन वाले प्राइम नंबर्स में देखना पड़ेगा कि कौन से प्राइम नंबर्स हैं जो दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो दोनों में कौन प्रेजेंट है, तो 2 और 2 प्रेजेंट है, और दोनों में से 2 और 5, एक का पावर 2 है, एक का पावर 5 है। कौन सा पावर हम चुने? ऑलवेज द लोएस्ट पावर, सबसे छोटा पावर हमें चुनना है। तो 2 और 5, यहां पे H है ना हाईएस्ट, काम करेंगे उल्टा। हाईएस्ट यहां लिखा है तो काम क्या करेंगे, लोएस्ट वाला पावर चुनेंगे। ठीक है भाई, तो कैसे चुनोगे लोएस्ट पावर, तो 2 और 5 में क्या करेंगे, 2 कहेंगे, तो इसका HCF हो जाएगा 4। काम खत्म। लेमा वाले मेथड से ट्राई करें क्या, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं। एलसीएम देखते हैं बाद में, पहले हम HCF ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं कि उस तरीके से भी तो यही आ रहा है, ऐसा नहीं कि वहां से कुछ और आ जाए तो बाद में बोलोगे सर पता नहीं आपने क्या सिखा दिया। तो यहाँ मान लो 96 है और है 404। ठीक है भाई, 96 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 384। कैसे हुआ करके देख लो, 384 आएगा। 96 इंटू 4, ये आ गया 384। ठीक है भाई, नेगेटिव करेंगे तो ये हो गया 20। ठीक है, और ये यहाँ डाल देंगे 96, तो 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 80 हो गया। 16 यहाँ आ जाएगा 20, तो आई थिंक अब तो हो गया काम। 16 1, तो नीचे 4 आ गया, सॉरी यहाँ 16 आ गया, 4 बचा, यहाँ 16 लाएंगे, अब तो ये पूरा कैंसिल हो गया। डिवीजन ओवर 16 0, जैसे 0 आ जाए तो यहाँ पर 4 विल बी द HCF। ठीक है, तो लेमा वाले मेथड से भी हमें वही मिल रहा है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा 4। क्लियर? चलो भाई, HCF में तो आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं है। HCF तुम ये वाला मेथड, मतलब जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा, इससे भी निकाल सकते हो। क्या करना है, कॉमन वाले प्राइम देख के उसका लोएस्ट पावर चुन लेना है। ठीक है, मैं और भी करके दिखाऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, मान लो 2 टू द पावर 3 होता, 3 टू द पावर 2 होता, 5 टू द पावर 1 होता, और यहाँ पर 2 टू द पावर 6 होता, 3 टू द पावर 1 होता, और 5 टू द पावर 2 होता, इंटू 7 टू द पावर 2 होता। मान लो ऐसे दो वाले होते तो क्या क्या चुनते हम, 2 चुनते यहां से, 3 चुनते और 5 चुनते। 7 तो चुनते नहीं क्योंकि 7 दोनों में नहीं था, अगर ऐसा होता तो मैं बता रहा हूं। और दोनों में क्या करते, 6 और 3 में छोटा पावर चुनते हैं 3, 1 और 2 में छोटा पावर 1, और 5 में 1। तो आंसर हो जाता है 8 इंटू 3 इंटू 5, 8 3 24 इंटू 5 इज 120। अगर ऐसा होता तो 120 कुड हैव बीन द HCF, राइट? ओके, आई होप ये चीज सबको समझ में अच्छे से आ रही है। अगर आ रही है तो कमेंट्स में जरूर बताना, राइट? तो मुझे पता चलेगा कि सभी लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं और यहां से कुछ सीख रहे हैं। ओके, और जिन्होंने अकेडमिक्स टैब डाउनलोड नहीं किया है, अकेडमिक्स टैब जरूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहीं पे मैं तुम्हें इसके लिए कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स
या फिर एनसीईआरटी के और जो सवाल हैं जो मैं यहाँ सारे तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो बाकी तुम्हें वहां मिल जाएंगे, ठीक है। और ये वाले नोट्स भी तुम्हें वहां मिल जाएंगे। अच्छा, एलसीएम तो हमने निकाला नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। एचसीएफ निकालने का तरीका आई होप सबको क्लियर है। बढ़िया। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, दोनों को करेंगे फैक्टराइज, वो तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं लिख देता हूं 96 इक्वल टू क्या हो गया, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1, और क्या हो जाएगा 404 की वैल्यू हो जाएगी 2 टू द पावर 2 इंटू 101 टू द पावर 1। ठीक है, इसमें काम हम थोड़ा उल्टा करते हैं। क्या उल्टा करते हैं? हमको देखना होता है, यहां पर हमको हाईएस्ट पावर चाहिए होती है। हाईएस्ट पावर चाहिए होती है, हाईएस्ट पावर कैसे लाएंगे? तो हाईएस्ट पावर का तरीका ये है, सबसे पहले हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन दोनों, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों का मल्टीपल हो, 96 का भी और 404 का भी, और वो उससे उससे छोटा कोई भी नंबर मल्टीपल नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो भी कहते हो। तो अब आगे कैसे प्रोसीड करें? आगे प्रोसीड करने का तरीका इसमें होता है, हमको देखना होता है, जैसे यहां पर 2 प्राइम नंबर है, 3 है, 2 और 101, तो कौन कितने सारे प्राइम नंबर्स आ गए, 2 3, 2 तो रिपीट हो गया है, तो रिपीट वाले को छोड़ देंगे, 101। तो सिंपल है, एलसीएम निकालने का तरीका होता है कि सारे यूनिक प्राइम नंबर्स को लिख दो, 2 3, 2 था तो 2 को दोबारा नहीं लिखेंगे, 101 लिख देंगे। ठीक है, 2 3 और 101, और आगे क्या करें, हमको देखना है इनमें से हाईएस्ट पावर क्या है। 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 5, 3 का सबसे बड़ा पावर 1, 101 का सबसे बड़ा पावर 1। दैट्स ऑल, ये आ जाएगा आंसर। 2 टू द पावर 5 इज 32 इंटू 3 इंटू 101। दिस इज द एलसीएम। 32 इंटू 3 इज 96, 96 इंटू 101, इसको कैलकुलेट आराम से कर सकते हो। 96 इंटू 101 क्या हो जाएगा, 96 96 96 इंटू 101, या 9696, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। तो हम फैक्टराइज करके एचसीएफ और एलसीएम दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? एलसीएम जो तुमने पुराने तरीके से सीखा था उससे भी करके देखना, सेम आंसर आएगा, सेम तरीका है। बढ़िया, चलो। बाय द वे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, चेक करो यहां पर एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या हो रहा है। एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 9696 इंटू अगर हम 4 करें तो क्या ये मतलब 96 इंटू 404 हो रहा है। मतलब मैं एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करूं और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, हमें हमेशा सेम चीज मिलेगी, अगर दो नंबर्स हैं तो। करके देखो। हाँ भैया, लेकिन वो चीज 3 नंबर में मत लगाना, 3 नंबर में वैसा नहीं होगा। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अच्छा क्या करेंगे, 6, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 हो गया 16 इंटू 16 से तो नहीं आएगा, 72 हो गया 24 इंटू 3, 24 हो गया 8 इंटू 3, मतलब 2 टू द पावर 3, तब ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 इंटू 9 ना, तो इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1, और यहां लिखेंगे 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, और 120, 120 क्या है, 24 इंटू 5, मतलब ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो गया, 8 इंटू 3, 24 हो गया, और इंटू 5 करेंगे तो 120 हो गया। तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1, ये क्या हो गया, एलसीएम। एलसीएम हो गया, सॉरी, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबको हमने दोनों तीनों नंबर्स को हमने प्राइम फैक्टराइज कर दिया। अब इसके बाद हम एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं। तरीका देखते हैं, सबसे पहले एचसीएफ का। एचसीएफ में क्या करना है, हमें देखना है कि क्या है जो तीनों में है।
ऐसा क्या है जो तीनों में है? क्या 2 तीनों में है? बिल्कुल है। क्या 3 तीनों में है? बिल्कुल है। क्या 5 तीनों में है? तो 5 को छोड़ देंगे। पावर क्या चढ़ाएं? तो पावर सबसे कम वाला कौन सा है? 3 3 1, तो सबसे छोटा पावर चढ़ा देंगे। और 3 का सबसे छोटा पावर 1, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 6। क्लियर? एचसीएफ निकालने का बहुत इजी तरीका है, आंसर विल बी 6। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से प्राइम नंबर्स हमने यहां पर यूज किए। सबसे पहले तो मुझे 2 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, फिर 5 दिख रहा है। अब 2 3 2 3 2 3 5, अब 2 3 2 3 तो हो ही गया ना, रिपीट नहीं करना है किसी चीज को। जो जो यूज हुए हमको उसको सीधा सीधा बिना पावर के पहले लिख देना है। अब पावर क्या चढ़ाएं? 2 का सबसे बड़ा पावर कौन सा है? 2 का सबसे बड़ा पावर है 3, 3 चढ़ा देंगे। 3 का सबसे बड़ा पावर, 3 का सबसे बड़ा पावर 2, और 5 का सबसे बड़ा पावर 1। तो 2 to the power 3 is 8, 8 into 9 is 72, into 5 is 240। 240 ऐसा नंबर है जो तीनों का मल्टीपल है। इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं होगा जो तीनों का मल्टीपल है। आई होप ये एचसीएफ और एलसीएम सबको क्लियर है। अगर हाँ, कमेंट्स में बताना। ऑलराइट, चलो भाई। गिवन दैट एचसीएफ 306 657, इन दोनों का एचसीएफ 9 है। क्या तुम वेरीफाई कर सकते हो कि इन दोनों का एचसीएफ 9 है या नहीं है? दोनों मेथड, लेमा वाले मेथड से ट्राई करना, और जो भी हमने फैक्टराइजेशन सीखा उससे ट्राई करना। देखना ये एचसीएफ 9 आ रहा है या नहीं आ रहा है। एलसीएम निकालें। कैसे निकालें? 306 और 657, इसका एलसीएम क्या होगा? अब देखो, एक तो तरीका है कि तुम इसे कैलकुलेट करो फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ के, लेकिन एक और चीज है। अगर दो नंबर्स हैं, मतलब अगर मुझे पता है कि एचसीएफ ऑफ ए बी, मान लो ये दिया हुआ है एक्स, अगर एलसीएम ऑफ ए बी ये दिया हुआ है वाई, तो अगर तुम ए इंटू बी करोगे ना, दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। बताया था मैंने ना? तो मैं यहां ये फंडा यूज कर सकता हूं। एक्स हमें कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। वाई हमें नहीं पता, तो मैं लिखूंगा 9 इंटू वाई की वैल्यू कितनी? 306 इंटू 657। दैट मीन्स वाई कितना आ गया? 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना? तो अगर मैं इसको कैंसिल करने की कोशिश करूं, तो मुझे 3 से दिख जाएगा यहां पर 102, और 3 से एक बार और कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक दिस इज 34। मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई? 657 इंटू 34। चलो अपना ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। हाँ, तो यहां पर देखते हैं ये कितना है? 657 इंटू 34, 22388, 22388। ये हो गया एलसीएम। मतलब एलसीएम बिना कैलकुलेट किए भी हम इस तरीके से एलसीएम को निकाल सकते हैं। आई होप ये सबको क्लियर है। चलो, एक सवाल। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। मतलब एक सर्कुलर पाथ है, मतलब होता नहीं है फील्ड के चारों तरफ एक ट्रैक जैसा बना होता है। तो सोनिया क्या कर रही है? वो इस ट्रैक पर घूम रही है, मतलब यहां से शुरू हो रही है, ऐसे करके इस ट्रैक पर घूम रही है। ठीक है भाई? उसे ट्रैक पर एक बार चक्कर काटने में कितना लगता है? एक राउंड में उसे लगते हैं 18 मिनट्स। तो सोनिया को एक राउंड कवर करने में लगते हैं 18 मिनट्स। ये क्वेश्चन में दिया है। फिर कहा है रवि, हो सकता है वो थोड़ा ज्यादा तेज दौड़ रहा हो, ज्यादा टाइम से जिम विम कर रहा हो, तो उसे लगते हैं सर 12 मिनट। तो रवि को एक चक्कर काटने में लगते हैं 12 मिनट। तो मान लो दोनों क्या कर रहे हैं ना, एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितने मिनट के बाद वो वापस से एक ही जगह पर आकर मिलेंगे? ठीक है? अच्छा, तो इसके तरीके तो बहुत सारे हैं, कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है ना, वो है एचसीएफ का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या होगा? सोनिया ने भी कुछ चक्कर काटे होंगे, ठीक है?
रवि ने भी कुछ चक्कर काटे होंगे, और उन दोनों के चक्कर ना, जब सोनिया के उतने सारे चक्कर खत्म हो, रवि के भी चक्कर वहीं पर खत्म होने चाहिए, सेम पॉइंट पर। तो बोला गया है कि भाई कितने मिनट के बाद ऐसा होने वाला है। अच्छा, कितने मिनट के बाद ऐसा होने वाला है, तो हमें यहाँ एचसीएफ चाहिए, एलसीएम चाहिए, सोचना पड़ेगा। ओके, तो चलो ऐसे सोचते हैं, रवि को रवि को क्या करना है, मान लो टोटल टाइम लगा टी, ठीक है, मान लेते हैं टी इज द टोटल टाइम। तो यहां पर सोनिया ने कितने चक्कर काटे होंगे टाइम टी में? सोनिया ने कितने चक्कर काटे होंगे? उसको एक चक्कर काटने में 18 मिनट लगते हैं, तो सोनिया ने टी बाई 18 राउंड्स मारे होंगे। रवि ने कितने राउंड्स मारे होंगे? रवि ने मारे होंगे टी बाय 12 राउंड्स। ठीक है भाई, इतने राउंड्स दोनों ने मारे हैं। दोनों राउंड्स क्या होने चाहिए? राउंड्स होने चाहिए इंटीजर। 6.5 राउंड्स डजंट मेक सेंस। ठीक है, आधा होगा लेकिन दोनों एक जगह पहुंचेंगे नहीं फिर। तो सबने क्या किया, जहां से शुरू किया था वहीं पर आकर मिले, मतलब सबका कंप्लीट राउंड हुआ होगा। आधे राउंड में फिर यहां मिलते ना, सॉरी यहां नहीं, इसके ऑपोजिट एंड पे मिलते। तो वो सब हमें नहीं करना है, हमको देखना है भैया सोनिया ने इतने राउंड्स मारे हैं, रवि ने टी बाय 12 राउंड्स मारे हैं। बढ़िया। अच्छा, तो दोनों को जब बराबर टाइम लगा, इन्होंने राउंड्स ही मारे हैं, तो ये दोनों क्या होने चाहिए? दिस शुड ऑल्सो बी एन इंटीजर, और टी बाय 12 की ये भी क्या होना चाहिए? दिस शुड ऑल्सो बी एन इंटीजर। ठीक है, तो दो इंटीजर से मतलब टी ऐसा होना चाहिए जो 18 से भी डिविजिबल हो और 12 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, तो दोनों से डिविजिबल हो, तो ऐसा कैसे निकालते हैं? हमको क्या चाहिए? वी नीड द एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, मतलब अगर मैं 12 और 18 का एलसीएम लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे ऐसा नंबर मिलेगा, जो भी मिले, आई विल गेट अ नंबर जो 12 से भी डिविजिबल होगा और 18 से भी डिविजिबल होगा। ऐसे मैं कंक्लूड कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो मुझे ऐसा नंबर कैसे मिलेगा? मैं 12 और 18 का एलसीएम लूंगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या सीखा हमने? बिल्कुल सीखा है, 2 टू द पावर 3 इंटू, नहीं 2 टू द पावर 2 इंटू 3, और 18 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 टू द पावर 2। एलसीएम के लिए क्या करेंगे? क्या क्या चीजें आ गई? एलसीएम के लिए आ गया 2 और 3, तो 2 और 3 तो हम लिख ही देंगे। पावर क्या चढ़ाएंगे? 2 का सबसे बड़ा पावर 2 और 3 का सबसे बड़ा पावर 2, मतलब 4 इंटू 9, आंसर क्या आ जाएगा? 36 मिनट्स। 36 मिनट्स के बाद ये दोनों यहां पर पहुंच जाएंगे। वेरीफाई कैसे करें? सिंपल है, मैं अगर सोनिया का देखूं तो ये 36 मिनट्स में कितने चक्कर लगा पाएगी? सोनिया को एक चक्कर में 18 मिनट लगते हैं, तो इसने एक राउंड कंप्लीट किया होगा और सेकंड राउंड भी कंप्लीट किया होगा। सोनिया ने कितने राउंड्स मारे होंगे? 2 राउंड्स मार लिए होंगे यहां तक। ठीक है, रवि ने कितने चक्कर काटे होंगे यहां पर? रवि को एक चक्कर काटने में लगते हैं 12 मिनट। तो क्या रवि ने एक चक्कर 12 मिनट में, दूसरा 24 में, तीसरा 36 में, रवि ने यहां पर 3 राउंड्स मार लिए होंगे। तो रवि के 3 राउंड्स, उतने टाइम में सोनिया ने 2 राउंड्स मारे होंगे, लेकिन दोनों वापस से इसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसका था? एलसीएम का था। ऑलराइट, तो आई होप यहां तक सबको क्लियर है। ठीक है, ओके, तो साथ साथ ये चीज पढ़ने के बाद ना क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना। अभी लगेगा कि अच्छा ये तो समझ में आ गया है, लेकिन इस टाइप के और सवाल सॉल्व नहीं करोगे ना तो फिर समझ में नहीं आएगा ये कॉन्सेप्ट जो हम लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे। तो हम बात करते हैं इररेशनल नंबर्स की। इररेशनल नंबर्स जो होते हैं ना, वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। जैसे पाई है, पाई को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। पाई 22/7 के पास होता है, लेकिन 22/7 एग्जैक्टली नहीं होता। राइट, रूट टू भी क्या होता है, इसको भी हम दो नंबर्स के रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। √7 माइनस √3/11, मतलब परफेक्ट स्क्वायर जो ना हो उस पर मैं रूट चढ़ा दूं, दैट बिकम्स इररेशनल। ठीक है, इवन डेसिमल वाले भी जो यहां पर रिपीट तुम्हें होते बना देखे, 0 1 है, 0 0 1 है, 0 0 0 1 है, ये रिपीटेशन तो नहीं हो रही है,
और ये चला जा रहा है इंफिनिटी तक, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे भी नंबर्स जो होते हैं ना वो इरेशनल ही होते हैं। ठीक है, इवन मैं ये भी कह सकता हूं लाइक √2 प्लस √3, दिस बिकम्स इरेशनल, राइट। तो ऐसे टाइप के सवाल। अच्छा, ये उसके पहले एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर p एक प्राइम नंबर है और p से अगर a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो p से a भी डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब p इज अ प्राइम नंबर, राइट। और p से अगर a स्क्वायर डिवाइड हुआ है तो p से a भी डिवाइड होगा। ये हम कैसे पता करेंगे? सिंपल सी बात है। चलो मैं लेता हूं a को, मान लो कोई नंबर है, a को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मान लो p n तक गया, तो मैं a के स्क्वायर में क्या करूंगा? मैं इसी चीज को, मतलब p1 से लेकर pn तक, अप टू pn, मैं इसे 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा ना। तो क्या सारे प्राइम नंबर्स यहां रिपीट हो रहे हैं? p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर। अब बोलोगे सर पावर आपने क्यों नहीं चढ़ाया? मैंने पावर इसलिए नहीं चढ़ाया, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों प्राइम नंबर्स अलग अलग होंगे, हो सकता है दोनों सेम हो। मैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 तो किसी को लिख सकता हूँ ना। तो मैंने इसे बोला p1, इसे बोला p2, इसे बोला p3, मतलब दोनों बराबर भी हो सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन सारे होने चाहिए प्राइम। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या सबका पावर 2 2 2, मतलब पावर 2 हो जाएगा, मतलब सारे रिपीट हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। तो इनमें से अगर मुझे इसे डिवाइड करना है तो ये किससे किससे डिविजिबल होगा? क्या ये p1 से डिविजिबल हो सकता है? बिल्कुल। ये p2 से डिविजिबल हो सकता है? हो सकता है। ये p3 से हो सकता है? बिल्कुल। जितने सारे प्राइम नंबर्स यहां पर हैं, ये इनमें से किसी से भी डिविजिबल हो सकता है। बहुत बढ़िया। तो कहा गया p डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब मैंने यहां पे इनमें से कोई प्राइम नंबर एक ले लिया, मान लेता हूं मैंने p3 ले लिया एग्जांपल के लिए। तो मैं देख सकता हूं कि p3 अगर यहां पर है तो वो यहां पर भी होगा, मतलब अगर a में कोई प्राइम नंबर है तो वो a स्क्वायर में 100% होगा। तो कोई भी प्राइम नंबर से अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो प्राइम नंबर यहां पर है वो यहां पर ना हो। इसीलिए कोई प्राइम नंबर अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसी लॉजिक को यूज करके हम लोग कई सारे सवाल भी सॉल्व करते हैं। जैसे हमसे पूछा जाएगा प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, हमको पहले अज्यूम करना होता है उल्टा। हम क्या अज्यूम करते हैं? अज्यूम करो दैट √3 इज रैशनल। ये अज्यूम कर लो कि √3 रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर अगर √3 है तो √3 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर ये रैशनल होता तो इसे p बाई क्यू लिख सकते थे। p बाई क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब p बाई क्यू कुछ 16/20 नहीं होना चाहिए। p बाई क्यू ऐसे फॉर्म में होना चाहिए कि और ये कैंसिल ना हो पाए। जितना कैंसिल वैंसिल होना है सब कटकुटा के फाइनली p बाई क्यू बचा। तो ऐसे हम कहते हैं ना, इसको कहते हैं p एंड q डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक्सेप्ट वन ऑब्वियसली। तो इनको हम कहते हैं कोप्राइम। ठीक है, जैसे 2 और 6 ले लें, क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर है? हाँ, 2 से दोनों कट सकते हैं। जैसे मैं 4 और 6 लेता हूं, क्या ये कोप्राइम है? ये कोप्राइम नहीं है, क्योंकि 2 से दोनों कैंसिल हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं 5 और 8 लेता हूं, ये दोनों कोप्राइम है, क्योंकि इनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब देर इज नो कॉमन फैक्टर जिससे दोनों, मतलब ऐसा कोई फैक्टर नहीं जो 5 का भी हो और 8 का भी हो, 1 को छोड़ के, 1 तो होगा ही। तो इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा? स्क्वायर कर दो दोनों साइड। तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3, मतलब पी स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर मैं पी स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर रहा हूं, मुझे क्यू स्क्वायर मिल रहा है, मतलब पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। हमने अभी भी क्या पढ़ा 2 मिनट पहले? अगर पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो पी भी 3 से डिविजिबल होगा। तो मैं लिख सकता हूं पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। पी भी 3 से डिविजिबल होगा।
अगर कोई चीज 3 से डिविजिबल है, जैसे 18 3 से डिविजिबल है, मैं उसे 3 इंटू 6 लिख सकता हूँ। 30 डिविजिबल है 3 से, मैं उसे 3 इंटू 10 लिख सकता हूँ। 81 डिविजिबल है 3 से, मैं उसे 3 इंटू 27 लिख सकता हूँ। मतलब अगर p 3 से डिविजिबल है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू समथिंग c। उसको वापस पुट करो यहां पर, तो दिस 3c का स्क्वायर बाय 3, मतलब ये मैं कह सकता हूं p का फैक्टर 3 है, ठीक है। तो 3c स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ये आ रहा है ना, पी स्क्वायर, हाँ, 3c स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू दिस, ओके। तो यहां पे अब क्या आ रहा है, इस तरफ आ जाएगा 3c स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, या फिर क्यू स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू सी स्क्वायर। मतलब क्यू स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल होगा, मतलब क्यू स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, मतलब क्यू भी 3 से डिविजिबल होगा ना। हमने कौन से अजम्पशन के साथ शुरुआत की थी कि p और q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये होना चाहिए प्राइम नंबर में। तो अगर q p का भी फैक्टर 3 है, p भी 3 से डिविजिबल है, q भी 3 से डिविजिबल है, मतलब ये अजम्पशन गलत है हमारा, मतलब हमारा ये भी अजम्पशन गलत है। इससे प्रूव होता है कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। इसको दोबारा देख लेना अगर प्रॉब्लम हो तो। फिर कहा जा रहा है 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल, प्रूव करो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 3 प्लस 2√5 अगर हम हमेशा मानेंगे, अज्यूम हमेशा करो 3 प्लस 2√5 इज रैशनल, ठीक है भाई। तो 3 प्लस 2√5 क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए p बाई क्यू के फॉर्म में, बढ़िया। 2√5 को क्या लिखोगे? p बाई क्यू माइनस 3। सेम तरीका होता है, √5 को क्या लिखोगे? हाफ इंटू पी बाई क्यू माइनस 3। क्लास 9 में पढ़ा होगा, p बाई क्यू क्या है? रैशनल। 3 भी रैशनल है। तो रैशनल नंबर्स को हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करें, उससे हमें आउटपुट क्या मिलेगा? उससे हमें आउटपुट जो मिलेगा ये पूरा का पूरा होगा रैशनल। रैशनल में हाफ मल्टीप्लाई कर दें, क्या फिर भी वो रैशनल रहेगा? बिल्कुल रहेगा। और √5 क्या है? इररेशनल, ये तो प्रूव कर सकते हैं ना। √5 इज इररेशनल, मतलब काम यही बिगड़ गया। मैं एक इररेशनल नंबर को रैशनल नंबर से रिलेट कर रहा हूं ना, कोई सेंस नहीं बनता। मतलब जो मेरा अजम्पशन था, ये अजम्पशन क्या हो गया? इनकरेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको इररेशनल नंबर प्रूव करेंगे, बराबर। अब आता है डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। अगर हम किसी नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं? मतलब यहां पर शुरू में कुछ डिजिट्स हो सकते हैं, देन डेसिमल, एंड देन मोर डिजिट्स, राइट। तो डेसिमल जो होते हैं ना वो कई तरह के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग। व्हाट इज टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया जैसे 1.55, मतलब डेसिमल के बाद एक फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स हो, ठीक है। जैसे 1.55 हो गया, 0.125 हो गया, -3.56718 हो गया, लेकिन खत्म हो जाना चाहिए। इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल तुम्हें कभी भी दिख जाए तो ये क्या होता है? ये होता है रैशनल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर ऑलवेज रैशनल नंबर्स, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या हुआ? जैसे मैं देख लेता हूं 0.3333, जितनी मर्जी उतने 3 डाल दो। बाय द वे, इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 0.3 पे बार, राइट। उसके बाद क्या हो सकता है? जैसे 0.157 157 अप टू इंफिनिटी 157 रिपीट हो रहा है, तो इसे मैं लिखूंगा 0.157 के ऊपर बार। तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। दिस इज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ऐसा भी तुम्हें दिखे, ये भी होता है रैशनल,
डेसिमल मतलब नंबर देख के हम बता देंगे कि रैशनल है या इरैशनल है। और तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जैसे √2 लिखते हैं ना, √2 क्या होता है, ना तो खत्म हो ना रिपीट हो, 2 1 3 5 चलता जाएगा। तो कौन देखे इसको, ये ना तो रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है। पाई में भी ऐसा ही होता है ना, 3.14 रैंडमली डिजिट्स आते हैं वहां पे। तो ऐसे नंबर्स जो होंगे ना, ये क्या होंगे, इरैशनल। ऐसे नंबर्स होते हैं इरैशनल। ओके, तो आई होप सब लोग अब देख के पहचान जाओगे। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आता है, जिसमें, चलो ये थ्योरम को मैं बाद में पढ़ता हूं, इसके पहले मैं एक चीज बताता हूं। जैसे मान लो मैंने लिया 0 पॉइंट कुछ भी 125, 0.125 को मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 125, और डेसिमल के जितने डिजिट बाद ये जीरो था, मैं 10 पे उतना पावर चढ़ा दूंगा, मतलब 10 पे उतने जीरोस लगा दूंगा। मतलब कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ऐसे। अब भले ये 5 से कैंसिल हो जाए, 25 मतलब ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, मतलब ये 1/8 हो गया। ठीक है, तो मतलब अभी हमने क्या किया, अब यहां पे कह सकते हैं कि अब ये और कटकुट नहीं सकता ना, मैं अगर इसको लाइक 25 बाय कुछ भी लिखता, 25/200 लिखता, तो 25/200 लिखना, वो दोनों कोप्राइम नहीं होते, और भी वो कैंसिल हो सकते हैं। फिर मैं 5/40 लिखूंगा कट के, फिर भी वो और कैंसिल हो सकते हैं, तो 1/8 हो गया। अब इससे ज्यादा ये कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या है इसका, 8 है। चलो मान लो मैं कुछ और ले लेता हूं, जैसे 1.8 ले लेता हूं, तो 1.8 क्या हुआ, 18/10, तो 2 से कटेगा तो ये क्या हो गया, 9/5। अब तो और कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कुछ भी ले सकते हैं हम, 0.164 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1642 डिवाइडेड बाय 10 पे कितना पावर, 10 पे पावर हो जाएगा 4, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 1642 बाय 10 पे पावर 4 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 4। अब 2 कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ऊपर भी इवन नंबर है, तो दिस बिकम्स व्हाट, 821, और नीचे एक 2 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 821 बाय 2 पे पावर कितना आ गया, 3 इंटू 5 पे पावर 4। अब और कैंसिल तो नहीं हो सकता। मतलब एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में एक खासियत होती है कि अगर हम उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, मतलब ऐसा पी बाई क्यू जो अब और कैंसिल ना हो सके, राइट। सो लिखा हुआ है x बी ए रैशनल नंबर whose decimal expansions terminates। अगर एक रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करना है, मतलब डेसिमल एक सर्टेन प्लेसेस के आगे नहीं जाएगा, तो हम कह सकते हैं x को एक्सप्रेस कर सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कर ही सकते हैं। पी एन क्यू आर को प्राइम, मतलब और वो कटे नहीं ऊपर नीचे, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। प्राइम फैक्ट मतलब नीचे वाला जो p बाई क्यू होगा ना, इसमें अगर मैं q को फैक्टराइज करूं, तो q का फैक्टराइजेशन कैसा होना चाहिए, q का फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। n एंड m आर नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब क्या, n जो हो सकता है वो 0 हो सकता है, 1 2 3 ऐसा। m भी क्या हो सकता है, 0 1 2 3 ऐसा, राइट। तो शायद सभी लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं, मैं क्वेश्चन ही करके तुम्हें दिखा देता हूं कि ये कैसे लगता है। देखो आगे, ये एनसीईआरटी के का एक पैराग्राफ है, तो उससे हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे पास 17, चलो हम इजीली देखते हैं, 17/8, 17/8 है, तो मैं अगर ऐसे लेता हूं यहां, तो 17/8 को क्या लिख सकता है, 8 को करेंगे। अच्छा, क्या ये पहले कट सकते हैं, और 17/8 कैन नॉट बी कैंसल्ड एनी फर्दर, तो 17/8 ही लिखेंगे। 8 को लिखेंगे 2 टू द पावर 3, और 5 टू द पावर 0 पे तो लिख सकते हैं ना, चलेगा। तो डिनोमिनेटर किस फॉर्म का है, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्मेट ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। अगर ऐसा है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ठीक है, मैं रैंडमली कोई और पिक करता हूं, जैसे 29/343,
राइट। 343 क्या है? 29/343, चलो इसी पे लिखता हूं मैं। 29 तो पढ़ाई में ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं। 343 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, राइट, 49 इंटू 7। हाँ, तो क्या डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है? अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, ये सारे रैशनल नंबर है क्योंकि सब पीवाईक्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। तो रैशनल इरेशनल में यहां पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा ये कर रहे हैं कि रैशनल नंबर्स में भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। ये हम देख के कैसे पहचानेंगे? तो यहां पर मैंने देखा 29/7 टू द पावर 3। अब ये तो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो इसको हमें क्या करना है? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। डिनोमिनेटर देख के हम पकड़ लेंगे। और फिर आता है जैसे 6/15। देखो 15 को ऐसे पकड़ना नहीं है, तुम्हें क्या करना है, पहले इसको कैंसिल करना है। 3 से ये कैंसिल होगा ना, तो 2 5, तो पहले तुम्हें इसे कोप्राइम फॉर्म में लाना है। अब और ये कट नहीं सकता। नाउ यू हैव टू चेक। ऐसे देखोगे तो बोलोगे सर ये तो 15 5 इंटू 3 हो गया, ये तो 3 आ गया, लेकिन 3 ऊपर भी है, तो उसको करेंगे हम पहले कैंसिल। ठीक है, 3 सॉरी ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2/5। अब हम देख लेंगे, नीचे 5 है, 5 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 0, काम खत्म। ये क्या आ जाएगा? टर्मिनेटिंग। कोई भी पकड़ के तुम सॉल्व कर सकते हो। 77/210। बाकी मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, सब लोग कमेंट्स में बताएंगे मुझे कि ये चीज समझ में आई या नहीं आई। 77/210, ये तो 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 11 और ये 30। ठीक है भाई, तो 11/30 हो गया। अब तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये 11/30 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5, 515 तो हाँ, 2 इंटू 3 इंटू 5। क्या ये सिर्फ 2 और 5 नीचे है? नहीं, यहां पर 3 भी नीचे है। 3 अगर नीचे है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, दिस विल बिकम नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे 35/50, चलो एक और कर देता हूं, इजी वाला मैं करता हूं, भारी वाला तुम करना। 7 और 10 हो गया ना, तो 7/2 इंटू 5। देखो कैंसिल नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कैंसिल यहां करेंगे तो 7/2 इंटू 5, ये तो सीधा टर्मिनेटिंग दिख ही रहा है, 0.7। राइट, तो इस तरीके से हम पहचानते हैं कि डेसिमल एक्सप्रेशंस टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ऑलराइट, सो आई होप दैट आपको ये लेक्चर पसंद आया। अगर लेक्चर पसंद आया तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अकेडमिक्स ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर आपको इस लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप अकेडमिक्स ऐप पर हमारे फ्री प्रैक्टिस शीट्स और फ्री टेस्ट का भी फायदा उठा सकते हैं, वो बहुत जल्दी अपलोड होने वाले हैं। तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर देना, सो दैट यहाँ पर कोई 9-10 वाली वीडियो आए तो वो तुम्हें पता चल जाए। क्योंकि मैं यहाँ पर आईआईटी का भी कंटेंट लाता रहता हूँ, तो कभी कभी हो सकता है कि लोग सोचे यार यहाँ तो सिर्फ आईआईटी का कंटेंट आ रहा है, तो तुम्हें नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा कि कौन सा तुम्हारे काम का कंटेंट है और कौन सा नहीं है। या जो लोग इंटरेस्टेड है वो देख सकते हैं एक बार, जेई वाले बच्चों को मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ऑलराइट, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ। ऑलराइट।